नमस्ते। अमेरिका की दादागिरी शुरू हो गई है और इसके कई आयाम हैं। अगर उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को देखिए, जो नए नए ट्रम्प जी नए नए फरमान रोज जारी कर रहे हैं, रोज क्या पहले दिन ही इतने जारी कर दिए, तो हर पे कई घंटों की बात हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो मानवता के विरुद्ध हैं, जो आम इंसान को, हमको, आपको इफेक्ट करेंगी, जो हमको और आपको जीने देने से में दिक्कत करेंगी, मैं उस तरह की सिर्फ एक बात को ले रहा हूँ। अमेरिका में ट्रम्प जी ने, मिस्टर ट्रम्प ने, माफ़ कीजिएगा, विड्रॉ किया है WHO से और विड्रॉ किया है पेरिस एग्रीमेंट से। और ये भी समझ लीजिए कि ये पहली बार नहीं है, 2017 में भी इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ करने की पेशकश की थी, वो आगे बताएंगे। और ये दोनों जगह, ये दोनों जो अग्रीमेंट है, ये यूनाइटेड नेशंस के ही एक्सटेंशन है। WHO भी यूनाइटेड नेशंस का ही मतलब उसी के ओवरऑल सुपरविजन में बना था। दुनिया की बहुत सी बीमारियां दूर हुई, उसका अपना रोल है। हो सकता है कि किसी एक उस पर ट्रम्प जी को दिक्कत हुई हो, उनके बिजनेस इंटरेस्ट को दिक्कत हुई हो, लेकिन WHO कुछ काम तो करता ही है, रिसर्च करता है, गरीब देशों में, छोटे देशों में बहुत काम करता है। तो एक चीज़ और समझ लीजिए, मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, जनरली मैं खराब टर्म नहीं यूज़ करता हूँ, ये बहुत मक्कार लोग हैं। मक्कार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 1948 में जब WHO का स्वरूप बन रहा था, तो आज क्या है कि WHO से आप विड्रॉ नहीं कर सकते। भाई, आप यूनाइटेड नेशन में हैं, करीब 200 के लगभग देश, इसमें आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अमेरिका इज द ओनली कंट्री जिसने ये प्रोविजन उस समय 1948 में रख रखा था कि हम इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये वो लोग हैं कि सबसे खतरनाक परमाणु हथियार हम बनाएंगे, सब कुछ हम करेंगे, आप नहीं बना सकते हैं, फिर हम आपके ऊपर तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। इस तरह के एक ने अनेक उदाहरण मिल रहे हैं। मैं आज केवल पर्यावरण की बात कर रहा हूं, क्योंकि पर्यावरण में ये एक ऐसा चीज है जो हम और आप रोज महसूस कर रहे हैं, झेल रहे हैं। उसका शायद ओवरऑल पर्सपेक्टिव नहीं पता हो, लेकिन अब जाड़ा कम हो गई। जनवरी में जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, तो अब मेरे बहुत से साथी लोग हैं जब स्वेटर पहनना कम कर दिए हैं। रात में अगर आप देखिए तो अब आपको वो रजाई ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रजाई में गर्मी लगती है, आप कंबल पे आ गए हैं या कुछ उस पर आ गए हैं। इट्स अ ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया गर्म हो रही है, और ये इतनी गर्म हो रही है कि घर में ये कुछ उस तरह की चीज़ है कि जब अमीर लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, प्रदूषण बचाने की बात करते हैं, तो कहाँ करते हैं? उस 5 स्टार होटल में किसी बड़े हवाई जहाज से आके, जहाँ कार्बन एमिशन खूब निकलता है, AC कमरों में बैठ के बताते हैं कि पर्यावरण कैसे बचाया जाए, बोतल वाला पानी पीने के बाद। ये सारी चीज़ें पर्यावरण के दुश्मन हैं। ये जो पेरिस एग्रीमेंट था, इसको 194 देशों ने इसमें साइन किया था। अमेरिका इज द ओनली कंट्री जिसने इससे विड्रॉ किया। इससे पहले ये समझ लीजिए कि सारा कुछ हुआ क्या था, ये कहाँ से शुरू हुआ। दुनिया में जब लोगों ने ये देखा कि भाई अब दुनिया जीने लायक नहीं हो रही है, पर्यावरण बहुत ख़राब हो रहा है, तो एक क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1997 में। क्योटो याद आ गया? मोदी जी क्योटो बनाने वाले थे, बनारस को, अपने बाबा नगरी को, तो वो क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ 1997 में। और उसमें ये कहा गया था कि जो उसके 2-3 वो थे, लेकिन मुख्य ये था कि जो ग्रीन गैसेस हैं, ग्रीन गैसेस का एमिशन को हम रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। जो ग्रीन गैसेस निकल रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, माफ़ कीजिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, उसका एमिशन, उसका जो मतलब जो निकलने का हुआ है, वो हम कम करेंगे। और वो 6 ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी, ये मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आप भी समझ लें। कार्बन डाइऑक्साइड, मिथॉन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये आप बगल में देख रहे हैं, उसमें देख लीजिए कि ये 6 को कैटेगराइज किया गया है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब दूसरा ये था, पहला तो ये था ग्रीन हाउस, और दूसरा ये था कि जो ऐसे कदम उठाए जाएं इससे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके, जो दुनिया गर्म हो रही है उसको कैसे कम किया जा सके। तो उसका एक बेसिक ये था कि भाई किसी तरह से आप ये जो गैसेस हैं, जो एमिशंस हैं, इसको कम करने की बात करें। अब ये इतना
मतलब मैं इसलिए कहूँगा, मैं एक टर्म फिर से कर रहा हूँ, मैंने मक्कार यूज़ किया था, अब की मैं दुष्ट यूज़ करूँगा। इतने दुष्ट लोग हैं कि 1997 में क्योटो में जाके उस अग्रीमेंट पे तो साइन कर लिए, वापस आके किसी भी अग्रीमेंट में उस देश की सरकार को, उस देश की पार्लियामेंट को रेटिफाई करना, रेटिफाई नहीं किया। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ये हुआ कि साइन तो वहाँ करा है, वहाँ ताली वाली बजवा है, फूल माला पहन लिए, आके रेटिफाई नहीं किया, तो उसका अब ये सिग्नेटरी नहीं, उससे ये दे आर नॉट बाउंड बाय दैट। और ये सब यूएन के जो यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट चेंज वाले जो आर्म्स हैं, ये उसके तहत हो रहा है। ये यूनाइटेड नेशंस का ही ये सब है। अपने को यूनाइटेड नेशन से बाहर, मतलब दादागिरी भी करेंगे, हम परमानेंट मेंबर भी रहेंगे, हम सिक्योरिटी काउंसिल में भी रहेंगे, लेकिन हम मानेंगे नहीं यूएन की बातों को। तो आप सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों रहेंगे? खैर, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के बीच में, जो पेरिस एग्रीमेंट उसके बाद आया 2015 में, दोनों में फ़र्क यह है कि क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको कहता था, उनके लिए था कि भाई आप अपना एमिशन को रिड्यूस करिए। और जो पेरिस एग्रीमेंट है ये सारी कंट्रीज़ के लिए है, चाहे वो डेवलपिंग हो, अंडर डेवलप्ड हो, पिछड़ी हो, डेवलप्ड हो, सबके लिए है कि भाई अपने कार्बन एमिशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे कम किया जाएगा। और ये भी यूएन का क्लाइमेट चेंज का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के अंतर्गत आता है। अब अभी अमेरिका में ट्रंप जी ने ये क्यों किया, इसको जरा समझने वाली बात है। जब ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें कुछ टारगेट्स रखे गए थे, और टारगेट्स ये था कि 2030 तक जो सारे देश जो सिग्नेटरी हैं, 194 या 196 है, 194, 194 हैं शायद, आपको आपका जो कार्बन एमिशन लेवल 2005 में था, अगले 25 साल में 2005 की बात हो रही है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि 2005 में जो था उसका 50% आपको 2030 में अचीव करना है। 2005 में जो आपका कार्बन एमिशन लेवल था उसका 50% आपको 2030 तक पहुंचाना है, और करीब इसका 12, 14, 15 साल का टाइम दिया गया। अमेरिका इसको नहीं अचीव कर सकता है, क्योंकि अमेरिका तो मानने ही वाला नहीं है। अमेरिका नहीं मानेगा। दुनिया में आपसे कहा जाता है ना, कचरा यहां मत फेंको, वो अपना कचरा सब आपके ऊपर फेंकेगा। स्कूल में जाते हैं तो छोटे पे सिखाया जाता है कचरा कहीं यहाँ नहीं। कई जगह पनिशमेंट भी है, सिंगापुर में तो ज़्यादा पनिशमेंट है, छोटे देशों में भी पनिशमेंट है। लेकिन अमेरिका अपना कचरा इस देश में फेंकेगा, उस देश में फेंकेगा, नहीं मानेंगे। कुछ इस तरह की बात है। और ये जो 52% आपको कम करना था 2005 से, ये 2035 तक ले जाके आपको 62 से 66% तक कम कर देना था। मैं एक और आपको छोटा इस समय दे दूं कि कहाँ दुनिया खड़ी हुई है और ये क्या कर रहा है। जो टोटल एमिशन है ना, मैं पहले 3 शब्द दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं 10, बोल रहा हूं 3। चाइना टोटल जो दुनिया का ये प्रदूषण हो रहा है गैसेस का, उसका 32.88% ये 2022 की फिगर से केवल चाइना करता है। अमेरिका दूसरे नंबर पर, लेकिन अमेरिका दूसरे नंबर पे 12.6% और भारत तीसरे नंबर पे 6.99%। अब हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें हैं जो पहले हम भारत का बता दें। एक तो सीधे पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का भी मैं पर कैपिटा के हिसाब से बता दूं। पर कैपिटा के हिसाब से चाइना 8.99, ये CO2 एमिशन का है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का है पर टन, मतलब टन्स में है। पर कैपिटा 8.99 टन्स, अमेरिका 14.21 टन्स और इंडिया 1.89 टन्स। ये करीब 206 देश हैं जिसमें अमेरिका चौथे स्थान पे पर व्यक्ति गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने में उसका स्थान है। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि भारत में एक बड़ा जो प्रदूषण का एक बड़ा कारण होता है, उसके 2 हैं। हम बहुत ही गरीब देश हैं। हमारे यहाँ अभी भी, चाहे वो जितनी भी प्रधानमंत्री कौन सी उज्ज्वला योजना हो जाए, अभी भी लकड़ी पे खाना बनता ही बनता है, नहीं है लोगों के पास पैसा। दूसरा, अभी भी हमारे यहाँ किसानी इतनी महंगी होती जा रही है, उसका जो लागत इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि किसान जो उसका नीचे जो रह जाता है, जब उसको कटिया कर लेते हैं, उसको जोत के, और उसके पास उतना पैसा नहीं है कि उसका वो करें, उसको जलाना ही उसके लिए सबसे सस्ता होता है। एक ये भी कारण है। खैर,
हम अपनी तरफ से लगे हुए हैं, लेकिन हम तो ई व्हीकल लाएंगे फला, और इसी के तहत तो ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल इत्यादि इत्यादि की बात हो रही थी। अब जब ये 2035 तक नहीं आएंगे तो इनको क्या हुआ कि इसमें से निकल ही लो, जब आप टारगेट ही नहीं मीट करेंगे तो इसमें से निकल लो। और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं ट्रम्प जी। ट्रम्प ने 2017 में जब वो बने थे प्रेसिडेंट तब भी ये किया था, लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क था कि उसमें एक क्लॉज ये रहता था, जो ट्रम्प जी जब आए उस बार, तो उनके आने से जस्ट पहले ओबामा जी की सरकार थी, अमेरिका ने उस पर उसको रेटिफाई किया था, दस्तखत किया था। और उस रेटिफाई करने के बाद एक क्लॉज वहाँ पे ये है पेरिस एग्रीमेंट में कि अगर आपने रेटिफाई किया तो अगले 3 साल तक आप नहीं उससे विड्रॉ कर सकते हैं। तो इनके ट्रम्प जी के आने से जस्ट पहले रेटिफाई हुआ था, तो 4 महीने पहले ट्रम्प आए तो इन्होंने उससे कहा कि हम विड्रॉ करेंगे। तो 3 साल का पीरियड आते आते जब 3 साल का पीरियड खत्म हुआ तो फिर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर जैसे आज अमेरिका ने कहा है कि हम इससे विड्रॉ कर रहे हैं तो ये लागू होगा अगले 1 साल बाद, और इस बीच के जो भी उनके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, जो भी उनको देना, वो देंगे पैसा। तो उस समय क्या हुआ कि ये इन्होंने आने के 6 महीने बाद इसको ये कहा कि नहीं हम पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर रहे हैं। तब तक 3 साल पूरा हुआ, फिर 1 साल का वेटिंग पीरियड, तब तक बाइडन जी जीत गया, इलेक्शन जीत के आ गया, और वो वापस पेरिस एग्रीमेंट को उन्होंने फंसाएंगे। अब क्या हुआ है, वो रेटिफाई सब हो गया, 3 साल का पीरियड भी खत्म हो चुका है, अब ताजे ताजे आए हैं, अगले 4 साल रहेंगे। अभी उन्होंने कह दिया विड्रॉ कर रहे हैं, 1 साल के अंदर उन्हीं की सरकार रहेगी, तो वो तो विड्रॉ कर ही लेंगे। और इसका एक बड़ा कारण ये भी वो है कि वो कह रहे हैं कि चाइना, अरे यूएसए जो है वो इस तरह के पैसे से कुछ नहीं देगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम केवल गंदगी फैलाएंगे, हम केवल प्रदूषण करेंगे, हम इसमें कोई एक पैसा, एक धेले का भी तुम्हें कुछ नहीं देंगे। अब क्या हुआ है कि एक चीज़ और समझ ली, एक तो पैसा है, दूसरा वहाँ पे एक लॉबी सब हावी है अमेरिका में, जो ये जो क्रूड ऑयल और ये सब वाले जो हैं, जो खनन वाले हैं, हमारे यहाँ भी खनन के बड़े माफिया होते हैं, किसका क्या नाम लिया जाए वो किसी और दिन। अब वो ये गाना गा रहे हैं, ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब पूरे अमेरिका को अब ये खोद डालेंगे। आपको याद है इस देश को भी एक बार खोद दिया गया था, अगर याद हो कुछ, ये बात है कोई 2003-2004, रिलायंस ने पूरा देश खोद दिया था। रिलायंस का केबल पड़ रहा था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ रिलायंस का केबल ना खुदा हो, खोद के बिना पूरा ठीक से पैचअप किए वो भग जाते थे। कुछ ये भी कुछ लोगों का कहना था कि रिलायंस तो पैसा देता था, वो सरकारी अधिकारी अपनी जेब में रख लेते थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने पूरे देश को खोद दिया था। उसी तरह से ड्रिल बेबी ड्रिल वहाँ पहुँच गए हैं और ये उसको खोदने की भी बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को अभी आप देख के चलिएगा, मुकेश अंबानी का वहाँ जाना, जो पेट्रोकेमिकल के एक बड़े खिलाड़ी हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो पेट्रोलियम, जो क्रूड ऑयल को साफ करने वाला ऑयल रिफाइनरी है, वो अंबानी जी के पास है। ये ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ अभी मोटे अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको उन चीज़ों की तरफ ले चल रहा हूँ कि किसका कहाँ इंटरेस्ट है। अडानी जी दूसरे खिलाड़ी हैं। अडानी जी तो आप माल लोगे, इसमें माल बहुत है, जरा देख के देखो तुम। अडानी जी माल खिला के काम करते हैं, और अडानी जी अपना नहीं बनाते हैं, अडानी जी तो सरकार का धीरे से हड़प लेते हैं। तो अब दूसरा क्या है कि ये भी याद रखना होगा कि जब ये इनके ट्रम्प का जब पहली बार आए थे 2017 से 21, तो उस समय ट्रम्प जी ने फिर से क्रूड और गैसेस का प्रोडक्शन बढ़ा दिया था अमेरिका ने। उस समय ट्रम्प ने सारी आर्थिक सहायता बंद कर देने की बात की है। उन्होंने कहा है कि भाई हमारा जो पैसा हम इतना नहीं दे सकते हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है, जो क्लाइमेट एक्शन ऑफ यूएन है दुनिया का, वो प्रभावित होने जा रहा है। क्योंकि ये चीज़ समझने वाली है कि अमेरिका एक इसमें बड़ा पैसा देता था, क्योंकि जब तुम गंदगी ज़्यादा करोगे, तुम प्रदूषण ज़्यादा फैलाओगे, तो तुम्हें पैसा भी ज़्यादा देना होगा। और यूएस का अब कहना यह है कि भाई हमारा एक इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान है और हम इस वजह से ये सब नहीं करेंगे, हम तो इससे निकल रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसको करके ड्रिल बेबी ड्रिल का एक और कारण है, वो क्यों अपना क्रूड ऑयल और गैस प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो है, जो आजकल जिसका हंगामा पूरी दुनिया मचा हुआ है, रिन्यूएबल, उसका मोनोपोली जैसी स्थिति चीन की है। चीन सबसे बड़ा सोर्स है। तो ये ट्रम्प समझ गए कि अगर उन्होंने इसको और हवा दी तो वो भी शिफ्ट हो जाएगा चीन, मतलब चीन पूरी तरह से कंट्रोल करेगा इसको। तो चीन के उस कंट्रोल को भी कम करने के लिए
भी उन्होंने ये बात की है। टेस्ला, जो एलन मस्क, जो इनके बिल्कुल खास सहोदर भाई जैसे हैं, उन्होंने दूसरी कंपनी हिंदुस्तान में नहीं लगाई। कहा यह जा रहा था ना कि हिंदुस्तान की भाई पॉपुलेशन तो इस समय हम दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं, चाइना से भी ज़्यादा। उन्होंने लगाई चाइना में, क्योंकि चाइना का मार्केट बड़ा है जो कार खरीद सके। अब ट्रम्प साहब ये भी कह रहे हैं कि डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी का उनको प्रोडक्शन बढ़ाना है, और ये सब चीज़ें उनको समझ में आ गई हैं कि पेरिस एग्रीमेंट में रहते हुए सब कुछ नहीं कर सकते थे। एमिशन, क्योंकि जो एमिशन के नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल करना है। अब वो धुआंधार ड्रिल बेबी ड्रिल करेंगे, जो जिस तरह से ऑयल प्रोडक्शन करेंगे, खूब कचरा करेंगे, और उनके ऊपर कोई नियम लागू ही नहीं होगा। ये वही है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर इम्यूनिटी है, वो गोली भी मारें, जो बाकी और जो हरकतें करते हैं उस तरह के लोग जो वहाँ, ये कई बार प्रेसिडेंट हाउस में कुछ और भी हरकतें होती रही हैं, वो सब कुछ करें, वो उससे इम्यूनिटी है। उसी तरह से अमेरिकन इम्यूनिटी दे रहे हैं ये कि अमेरिका इस एग्रीमेंट से ही बाहर हो जा रहा है, अब मेरा जो मन है वो मैं करूँगा, मैं इसमें खूब प्रदूषण फैलाऊंगा, खूब कचरा करूँगा, मेरे ऊपर कोई नियम कानून लागू ही नहीं हो। तो दुनिया को एक बार ये देखना होगा कि अब आगे इसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि एक और डेटा है, जो लार्जेस्ट शेयर ऑफ जो आज तक जो टोटल एमिशन हुआ है उसका सबसे बड़ा जो स्रोत है वो अमेरिका है। सबसे ज़्यादा आज की तारीख में नंबर 1 चाइना है, लेकिन हिस्टोरिकली जो टोटल प्रदूषण होता हुआ आ रहा है उसका सबसे बड़ा हिस्सेदार अमेरिका है, ये भी डेटा है। तो अमेरिका तो इससे बाज नहीं आएगा। अब देखना यह है कि हम और आप इससे लड़ पाते हैं, क्योंकि उनके पास चाबियां बहुत हैं। उनके पास चाबी ये है, हमारे सबसे बड़े नगर सेठ क्या, राष्ट्र के सेठ जो हैं वो वहाँ जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, तो एक चाबी वो है। हमारे NSA साहब, जेम्स बॉन्ड, वो जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो चाबी बहुत है। तो वो भारत को कौन सी चाबी कहाँ वो करेंगे, और वो अमेरिकन इंटरेस्ट में करेंगे। और भारत इसमें अगर कुछ नहीं बोलता है तो हमारे आने वाले दिन, हम पर्यावरण की दृष्टि से सिर्फ बोल रहे हैं, और गर्म होंगे, राजनीतिक दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं और दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दिन तो अब गर्म होने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।